नमस्कार, आप मैं शरी यासिर, स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। पीएम मोदी ने किया कौशल दीक्षांत समारोह का शुभारंभ, बिहार के युवाओं को मिली बड़ी सौगात। सपा डेलीगेशन को बरेली जाने से रोके जाने पर भड़की प्रियंका चतुर्वेदी, कहा यह सरकार डरी हुई है। निशिकांत दुबे ने एलओपी को घेरा, कहा राहुल गांधी वैसी भाषा का इस्तेमाल करें जैसे जाकिर नायक मलेशिया में करते हैं। भारत में हिंदू जिन्ना का शासन चाहता है आरएसएस, उद्धव ठाकरे की पार्टी ने संघ के डीएनए पर उठाए सवाल। मध्य प्रदेश में 9 बच्चों की मौत के बाद कोल्ड ड्रिंक कप सिरप की बिक्री बैन, सीएम मोहन यादव बोले दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ट्रंप के आदेश के बाद भी नहीं रुकी गाजा में तबाही, इजराइल हमले में 2 बच्चों की मौत। समाचार विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने बिहार के युवाओं को आज बड़ी सौगात देने का काम किया है। पीएम ने आज युवाओं से जुड़ी करीब 62,000 करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास किया। इसके अलावा पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री निश्चित स्वयं सहायता भत्ता योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत युवाओं को 2 साल तक हर महीने 1,000 रुपए की मदद दी जाएगी। इससे प्रदेश के करीब 5 लाख युवाओं को फायदा मिलेगा। बिहार के युवाओं का सामर्थ्य और बढ़ाने के लिए एनडीए सरकार पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। आरजेडी कांग्रेस के शासनकाल की तुलना में बिहार का शिक्षा बजट कई गुना बढ़ाया गया है। आज बिहार में करीब करीब हर गांव टोले में एक स्कूल बन चुका है। इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, इनकी संख्या भी कई गुना बढ़ी है। हाल में ही केंद्र सरकार ने बिहार के 19 जिलों के लिए केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत किए हैं। एक समय था जब बिहार में स्पोर्ट्स से जुड़ा इंटरनेशनल लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर तक नहीं था। आज बिहार में स्पोर्ट्स के नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे हैं। साथियों, बिहार सरकार ने बीते 2 दशकों में 50 लाख नौजवानों को बिहार में रोजगार से जोड़ा है। बीते कुछ वर्षों में ही करीब 10 लाख पक्की सरकारी नौकरियां बिहार के नौजवानों को दी गई है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा है कि केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार भरपूर कोशिश कर रही कि हर मुद्दे का सांप्रदायिकरण और ध्रुवीकरण हो। उनके पास जनता को बताने के लिए कुछ नहीं बचा है, लेकिन यदि बरेली में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे या सांसद शांति स्थापित करने के लिए अपील करना चाहते थे तो उन्हें जाने देना चाहिए था। वहां शांति बनाए रखनी चाहिए। सरकार केंद्र की और उत्तर प्रदेश की भरपूर कोशिश कर रही है कि हर मुद्दे का सांप्रदायिकरण हो और ध्रुवीकरण हो, क्योंकि आप भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार के पास जनता को बताने का कुछ बचा नहीं, तो एक ही रास्ता है, किसी तरह ध्रुवीकरण हो। पर बरेली में अगर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे या सांसदगण शांति स्थापित करने की अपील करना चाहते थे तो उन्हें जाने देना चाहिए था। नियंत्रण में रखते हुए उन्हें कोई भीड़भाड़ न जाती, पर इन लोगों को नहीं रोका जाना चाहिए था। इनके साथ अगर क्राउड जाता तो उसे आप रोकते, भीड़ को रोकते। एक बात साफ हो गई कि वहां हिंदू मुसलमान विवाद नहीं, वहां विवाद जो प्रशासन के खिलाफ है, तो उसको ढकने के लिए ये सब किया जा रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि वहां शांति बनाए रखना चाहिए, कोई सांप्रदायिक स्वरूप न ग्रहण करने पाए, और इस मुद्दे को लाख कोशिश कोई करे, ध्रुवीकरण नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश सरकारें निराशा में अब ध्रुवीकरण के सिवा उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा। समाजवादी पार्टी के सांसदों के प्रतिनिधिमंडल को बरेली जाने से रोक दिया गया है। इसके बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी सपा डेलीगेशन को रोके जाने पर उनकी प्रतिक्रिया सामने है। उन्होंने योगी सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रियंका चतुर्वेदी ने सपा डेलीगेशन को रोके जाने पर कहा है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार डरी हुई और घबराई हुई है और मनमाने ढंग से काम कर रही है, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।
देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार डरी हुई है, घबराई हुई है और अपने मनमानी काम कर रही है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये उत्तर प्रदेश की जनता से चुनकर आए हुए लोग हैं, नेतृत्व करते हैं और उनको ये जिम्मेदारी दी हुई है कि पार्लियामेंट में उनकी बातें रखें। आज अगर कोई भी हिस्से में, उत्तर प्रदेश के हिस्से में कोई हिंसा होती है या गलत काम हो रहा है या इनजस्टिस हो रहा है, उनकी जिम्मेदारी बनती है उसको देखें। ना लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करे, ना कोई डिस्टर्ब करे, पर फिर भी उनको रोका जाना, मैं मानती हूं ये जिस तरीके की डिक्टेटरशिप है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के अंदर, वही सामने स्पष्ट होती हुई दिख रही है। वहां पर लोगों को सांत्वना देना, उनकी बातें सुनना, उनके दुख दर्द समझना, ये कहां कब से इनकरेक्ट हो गया या लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब करने की बात हो गई। दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उम्मीद करती हूं कि उनको अलाउ किया जाए, उनको जाने दिया जाए और इस तरीके की पाबंदी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स पर नहीं लगाई। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने एक बार फिर विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विदेश जाकर संविधान पर लंबी चौड़ी बातें करते हैं और भारत सरकार के खिलाफ बेबुनियाद बयान देते हैं। ये वैसा ही है जैसे जाकिर नाइक मलेशिया में बोलते हैं। फंडिंग से वो जा रहे हैं या एलओपी की हैसियत से जाते हैं? देखिए, उनकी जो भाषा है, मैंने जैसे कहा ना कि जाकिर नाइक की भाषा, सैयद सलाउद्दीन की भाषा, पन्नू की भाषा, ये सारी भाषाएं को यदि मिलाइए, सोरोस जो कि देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहता है, उसकी भाषा, यदि सबकी भाषा को यदि आप मिलाइए तो आपको लगेगा कि राहुल गांधी विदेशी ताकतों के इशारे पर अपना एजेंडा लागू करना चाहते हैं, यहाँ के युवाओं को भड़काना चाहते हैं, यहाँ की महिलाओं को भड़काना चाहते हैं, यहाँ के अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों में जो है दुर्भावना पैदा करना चाहते हैं और भारत सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाना चाहते हैं, जो माहौल कि विदेश में रहकर विदेशी ताकतें चाहती हैं, वो उसके मेन स्पोक्स पर्सन हो गए हैं। तो निश्चित तौर पर भारत सरकार को इन सारे फंडिंग के बारे में, उनकी जानकारी के बारे में कि कौन फंड देता है, कैसे जाते हैं, कैसे रुकते हैं, कहां से पैसा आता है, इसके बारे में। और यदि कांग्रेस पार्टी जो कि हमारे चंदे पर चलती है, मतलब 140 करोड़ लोगों के चंदे पर चलती है, यदि वो इस तरह के फंडिंग करती है देश को तोड़ने के साजिशकर्ताओं के साथ, तो कांग्रेस पार्टी के भी चंदे की जांच होनी चाहिए। आज बनेंगे अगर वो दोबारा भारत के तरफ देखें। देखिए, भारत आज 140 करोड़ लोगों का देश है और उसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों खुद से ही डिसीजन लेने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर, आपको पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये चालू है, तो उनके पास अधिकार है। और जो कैपेबिलिटी है उसको आर्मी चीफ ने जो बताया है, एयरफोर्स चीफ का भी मैंने बयान सुना, तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा सक्षम है। मेरा इसके बारे में कोई कमेंट करना ये नहीं है। और यदि उनको लगता है कि पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देंगे तो अपने आर्मी पर मुझे गर्व है। शिवसेना यूबीटी पिछले कई दिनों से लगातार बीजेपी और संघ पर निशाना साध रहे हैं। इसी कड़ी में आज अपने मुखपत्र सामना के जरिए भी संघ पर हमला बोला है। इसके साथ ही आरएसएस के डीएनए पर सवाल खड़ा किया है। मुखपत्र में लिखा है कि आरएसएस के डीएनए में किस तरह का राष्ट्रवाद और हिंदुत्व है, इस पर रिसर्च की जरूरत है। अब इस पर भाजपा नेता राम कदम का बयान सामने आया है। के बाद अकेलेपन का सन्नाटा, और जब बचे कुचे भी लोग छोड़ करके चले जाएंगे, इसका डर, इसके कारण दिमाग पर असर होता है। स्वाभाविक तौर पर इसे स्वीकार करना होगा। और वही दिमाग पर असर होने के कारण इस प्रकार की बातें वे और उनके नेता सामना में लिख रहे हैं। उन्हें आरोप प्रत्यारोप पर कटाक्ष करने का पूरा अधिकार है, पर वे, उनके नेता और उनका सामना अखबार अपनी औकात न भूले। पाकिस्तान के आतंकवादी की स्क्रिप्ट पढ़ने वाले ये उबाटा वाले, ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वाले ये लोग, भारत की टीम पाकिस्तान को हराती है, दुखी होने वाले ये उद्धव ठाकरे और उनके नेता, क्या इनको नैतिक अधिकार है हमारे वंदनीय, पूजनीय, त्यागपूर्ण और समर्पित जीने वाले सरसंघ चालक जी पर बोलने का? कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इसलिए वे लोग कान खोल करके सुन ले। आरोप प्रत्यारोप कटाक्ष स्वागत है, पर अपनी औकात भूल करके अब टिप्पणी न करें। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने आज कहा कि सोनिया गांधी का कहना था कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाए। सोनिया गांधी ने भारत को झुकाने का काम किया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नटवर सिंह ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उस समय की सरकार अमेरिका से पूछकर ये तय करती थी कि कैबिनेट में कौन कौन मंत्री होगा। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि सौगंध मुझे इस मिट्टी के मैं देश नहीं झुकने दूंगा,
और वहीं दूसरी ओर सोनिया गांधी का मानना था कि इस वक्त मुझे विदेश की मैं देश नहीं उठने दूंगी। को और मनमोहन सिंह जी के साथ साथ गृह मंत्री चिदम्बरम जी। It was the dictation of Sonia Gandhi that don't act against Pakistan. यह सोनिया गांधी जी का ही डिक्टेशन था कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी प्रकार की कार्यवाही ना की जाए, पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भी गतिविधि नहीं होनी चाहिए। यह सोनिया गांधी जी का ही डिक्टेशन था। मुझे तो आश्चर्य होता है कि भारतवर्ष जिसमें अदम्य साहस, अदम्य शौर्य है, उसके बावजूद भी सोनिया जी ने हिंदुस्तान को झुकाने का काम किया और पाकिस्तान को पनाह दिया। केवल इतना ही नहीं, आप देखिए नटवर सिंह जी का भी मैं निकाल के लेके आया हूं। नटवर सिंह जी ने क्या लिखा था अपनी किताब में। नटवर सिंह जी ने 26 सितंबर 2014 में जब उन्होंने अपनी आत्मकथा को लिखा, वन लाइफ इज नॉट इनफ, जिसको हिंदी में बाद में ट्रांसलेट किया गया, एक ही जिंदगी काफी नहीं है। उसके विमोचन के समय उन्होंने कहा कि जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने 2004 में, मनमोहन सिंह जी ने फोन करके कह दिया था, मनमोहन सिंह जी हैड ऑलरेडी टेलीफोन्ड एंड सेड इट टू नटवर सिंह दैट यू आर गोइंग टू बी दी फॉरेन मिनिस्टर, आप विदेश मंत्री बनेंगे, यह नटवर सिंह जी ने कह दिया था। उसके बावजूद सोनिया जी ने नटवर सिंह जी को फोन किया और कहा कि नटवर जी, अमेरिका नहीं चाहता है कि आप विदेश मंत्री बने। उत्तर प्रदेश के बरेली में 26 सितंबर को हुए बवाल के बाद शांति है। शहर में भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई। इस बीच सूबे की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष व समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में पार्टी का एक डेलीगेशन स्थिति का जायजा लेने आज बरेली जाने वाला था, जिसे प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। इसको लेकर के बयान सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी द्वारा चलाई जा रही पीडीए पाठशाला पर निशाना साधा है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के पीडीए को परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बताया और कहा है कि इसमें ए से अखिलेश, डी फॉर डिम्पल। सपा ने सिर्फ पिछड़ों के नाम उनका शोषण किया है। कौन सी पीडीए, किस पीडीए की बात करते हैं? पीडीए का मतलब होता है कि परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। पीडीए की पाठशाला चलाया लोगों ने। आ से अखिलेश, डी से डिम्पल, प से परिवार पढ़ा रहे थे। यही तो पढ़ा रहे थे। कहां जाएगा राजभर, कहां जाएगा प्रजापति, कहां जाएगा पाल, कहां जाएगा चौहान, कहां जाएगा लोहार, कहां जाएगा विश्वकर्मा, कहां जाएगा निषाद बिंद केवट मल्ला कश्यप, कहां जाएगा आरा करके बंसी बंजारा बहेलिया खंगार, कहां जाएगा मौर्य शाक सैनी माली कुशवाहा, ये कहां जाएगा? खाली लेकर नाम नसीबों का, चूसा खून पिछड़ों का। अब ये नहीं होने पाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगा हुआ है। इसी को लेकर आज बिहार की राजधानी पटना के ताज होटल में सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक बुलाई गई। इस बैठक में बीजेपी ने चुनाव आयोग से बिहार में 2 फेज में चुनाव कराने की मांग की। बैठक की अध्यक्षता मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने चुनाव आयोग से मांग की कि 2 फेज में चुनाव कराया जाए, क्योंकि ज्यादा फेज होने से मतदाताओं को परेशानी होती है। को सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने बधाई दिया कि 100 समय पारदर्शी और बेहतर तरीके से मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। इसके लिए चुनाव आयोग को बधाई के पात्र है। हम लोगों ने कुछ सुझाव दिए हैं कि जो बिहार में चुनाव हो रहा है, चुनाव के 1 दिन पहले या 2 दिन पहले पैरामिलिट्री फोर्स जो हमारे पिछड़े समाज, अति पिछड़े समाज, दलित समाज का गांव है, वहां पर उनका जो है पैरामिलिट्री फोर्स का उपलब्धता और उनका जो है वहां पर मार्च कराया जाए, जिससे कि वोटर के बीच कॉन्फिडेंस जगे कि उनको किसी तरह का कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। इसके साथ साथ हम लोगों ने जो दियारा क्षेत्र है, टाल क्षेत्र है, नदी के
और बांध के अंदर जो लोग गांव सब है वहां पर घुड़सवार की व्यवस्था की जाए, क्योंकि वहां पर बूथ लूटने की ज्यादा संभावना बनती है। विगत चुनाव में कुछ शिकायत मिला था कि वोटर पर्ची जो है सही समय पर मतदाता को नहीं पहुंच पाया। हम लोगों ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि वोटर पर्ची समय पर मतदाता को पहुंचाया जाए, लेकिन उसको पहचान का आधार नहीं बनाया जाए। इसके साथ साथ एसएमएस के माध्यम से और वेबकास्टिंग के माध्यम से जो है 1 दिन और 2 दिन पहले मतदाता को अलर्ट किया जाए कि आपके क्षेत्र में कल या परसों चुनाव होने वाला है। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया है। तेज प्रताप ने कहा है कि ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी को अपने देश से ज्यादा विदेश पसंद है। तेज प्रताप ने यह भी कहा है कि बिहार की मिट्टी से उनका मन उचट गया है, तो वो फ्रेश होने के लिए विदेश चले गए होंगे। जब वो विदेश से लौट कर आएंगे तो ताजगी उनके चेहरे पर दिखाई देगी। और उन्होंने कहा है कि भारत का लोकतंत्र करते विदेश में बार बार इस तरह की बात कर रहे हैं भारत की। तो हो सकता है कि राहुल गांधी जी को विदेश ज्यादा पसंद आ गया होगा, उनका अब भारत से मन उब गया होगा, बिहार की मिट्टी से उनका मन उब गया, तो वो चल दिए होंगे फ्रेश होने के लिए, ताजा हवा खाने के लिए चले गए होंगे। ताजगी आएगा जब वो आएंगे तो लौटेंगे तो उनके चेहरा पर ताजगी दिखेगा। बिहार में सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत अंतिम दौर में है। बात एनडीए की हो या महागठबंधन की, दोनों जगह कोई ना कोई पेंच फंसा हुआ है। एनडीए में तो इतना जरूर है कि जेडीयू बीजेपी से 1 सीट ज़्यादा लड़ेगी और वो संख्या 100 के करीब हो सकती है। पिछली बार जेडीयू 115 सीट पर और बीजेपी 110 सीट पर चुनाव लड़ी थी। ऐसे में एनडीए के पास अपने सहयोगियों को देने के लिए 40 सीटें बची हैं। 40 सीटें चिराग पासवान, जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा में बांटी जानी है। अब इसको लेकर जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा है कि एनडीए के सभी दल एक मजबूत डोर से बंधे हैं। किसी के हिस्से में कौन सी सीट होगी, इन सभी जिज्ञासाओं का समाधान बहुत जल्द हो जाएगा। देखिए, अब ये बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और ऐसे भी अगर आप देखें पूर्व के चुनाव में तो बहुत पहले ये कभी भी नहीं होता था। जो एनडीए के 5 दल हैं वो एक मजबूत डोर से बंधे हैं। आपस में अनौपचारिक बातचीत लगातार होती रही है। अब जो लब्बो लुबाब है वो बहुत जल्द सामने होगा। सीट शेयरिंग, किसके हिस्से में कौन सी सीट होगी, इन सभी जिज्ञासाओं का समाधान बहुत जल्द हो जाएगा। जीतनराम मांझी की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी जिस तरीके से दावे कर रही है, उनको कैसे आप लोग मनाने जा रहे हैं? देखिए, सभी दल अपनी बातें रखते हैं। अंततः एक गठबंधन के तौर पर एनडीए ने पहले भी किसी को भी असंतुष्ट होने का अवसर नहीं दिया है। सबको सम्मानजनक हिस्सेदारी मिले, सबकी भावनाओं का सम्मान हो। गठबंधन इसी सिद्धांत पर अब तक काम करता रहा है और बहुत जल्द न केवल ऐलान होगा, हम मिलकर लड़ेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सर्वसम्मत चेहरे हैं, उनके नेतृत्व में ही अगली सरकार भी बनेगी और एक अपराजेय जनादेश के साथ हम इस समर को भी जीतने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में हुई 9 बच्चों की मौत के बाद राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कोल्ड ड्रिफ्ट कप सिरप की बिक्री पर पूरे प्रदेश में प्रतिबंध लगा दिया। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सिरप बनाने वाली कंपनी और उसके उत्पादों की जांच शुरू कर दी। सिरप की बिक्री को पूरे मध्य प्रदेश में बैन कर दिया गया है। राज्य सरकार ने आगे कहा है कि सिरप बनाने वाली कंपनी के अन्य उत्पादों की बिक्री पर भी रोक लगाई जा रही है। इस सिरप का उत्पादन तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित फैक्ट्री में किया जाता है। देश में बैन कर दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार, और जैसे ही जांच रिपोर्ट आई तुरंत कार्रवाई की गई है और इस तरह से कोई भी दवा जिसका की विपरीत असर है उसको मध्य प्रदेश में बेचने की अनुमति नहीं मिलेगी। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के कुछ घंटों बाद ही हमास गाजा में सीज फायर को लेकर तैयार हो गया। हमास ने ऐलान किया है कि वो ट्रंप के प्लान में बताए गए फार्मूले के मुताबिक सभी जिंदा और मुर्दा बंधकों को रिहा करने को तैयार है। साथ ही गाजा का प्रशासन छोड़ने को भी तैयार है। हमास के ऐलान के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को तुरंत गाजा में हमला करना बंद करने को कहा है। वहीं इजराइल ने
कहा कि वो ट्रंप के गाजा प्लान पर काम करने के लिए तैयार है, मगर ट्रंप की चेतावनी के बाद भी गाजा में इजरायली हमले बंद नहीं हुए। एक खबर के मुताबिक ट्रंप के आदेश के बाद भी इजराइल ने एक टेंट पर हमला किया जिसमें कई लोगों की मौत हो गई है। इजरायली सेना ने दक्षिणी गाजा के अलमावासी क्षेत्र में एक टेंट पर ड्रोन से हमला कर दिया जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक ये जानकारी नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स के एक सूत्र ने दी। बताया जा रहा है कि हमला उस समय हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को गाजा पर बमबारी तुरंत रोकने का आदेश दिया था। यह हमला तब हुआ है जब इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के ऑफिस ने बयान जारी कर कहा था कि इजराइल ट्रंप के प्लान के पहले चरण को लागू करने के लिए तैयार है। इसके लिए वे ट्रंप और उनकी टीम के साथ मिलकर काम करेंगे ताकि जंग खत्म हो। इसके साथ ही इजराइल गाजा में हमला रोकने को भी तैयार हो गया था। सरकार ने सेना को गाजा पर कब्जे की कार्रवाई को रोकने का आदेश दिया था। इसमें कहा गया है कि सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही कार्रवाई की जाए। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।